द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन यू कैन गेट, कैस्केड रेफ्रिजरेशन साइकिल। सही है, आपको आइडियल साइकिल याद होनी चाहिए कि आइडियल साइकिल ऑन अ टीएस डायग्राम कैसे बनती है। सही है, इवेपोरेटर यूँ बनता है, यहाँ पे आके ख़त्म होता है इस पॉइंट पर सैचुरेटेड वेपर पे आके, फिर इवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर आपका जो वेपर है सैचुरेटेड उसको सुपर हीट बनाता है। सुपर हीट के बाद आपका एक कंडेंसर आता है, कंडेंसर की जो लाइन है ये डी सुपर हीटर कंडेंसर में लगा होता है, इसलिए ये वाली लाइन है, इसका कुछ मतलब ऐसा खास नहीं होता। ये सुपर हीटेड से पहले इसको क्या बनाता है, सैचुरेटेड वेपर बनाता है ताकि इनलेट हो जाएगा मस्कुन कंडेंसर का आउटलेट का पॉइंट होता है आपके पास ये वाला पॉइंट नंबर 3, एंड ये कंडेंसर का इनलेट होगा। एंड देन थ्रॉटल वेल्व क्या करता है, आपकी टेम्परेचर को कम करता है और आपका हल्का सा एंट्रोपी को बढ़ा देता है। दिस इज़ द बेसिक साइकिल ऑफ वन स्टेज। सही है, बहुत आसान है यार। ये एक स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, मतलब ये दो साइकिल बस यहाँ पर लगी हुई है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस ना दो साइकिल एक के ऊपर एक लगा देनी। ये दोनों आपस में देखो मिली भी नहीं है, गौर से एक चीज़ देखना, ये मिली भी नहीं है। अगर आप इनमें मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि ये अपने पाइप के अंदर जा रहा है, ठीक है, ये अपने पाइप के अंदर जा रहा है, इसका मास इसके अंदर घूमता रहेगा, इसका मास इसके अंदर घूमता रहेगा, तो इन दोनों में मास एक दूसरे में नहीं जा रहा। एक तो ये चीज़ आपने गौर करनी है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन हीट जा रही है, क्यू बराबर है क्यू के एज इट इज़। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, ये सवाल कह रहा है कि ये जो हीट एक्सचेंजर है, यहाँ कंप्रेसर से क्या होता है, कंप्रेसर से कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से हीट निकलती है, ठीक है, कंडेंसर से हमेशा हीट आउट होती है। तो जितनी हीट कंडेंसर से निकल रही है वो दूसरी साइकिल के इवेपोरेटर में जा रही है। इवेपोरेटर में हीट इन होती है, कंडेंसर से हीट आउट होती है। तो हमने क्या किया, हमने एक साइकिल के जो हीट आउट है ना, हमने कहा यार हम हीट को ज़ाया नहीं करते, हम एक काम करते हैं, एक छोटी साइकिल, पहले हमारी बड़ी साइकिल थी, उसके अंदर से कंडेंसर से छोटी सी हीट निकली, हमने कहा यार एक ना छोटी साइकिल हम छोटी साइकिल और लगा देते हैं। हमने उसके आगे एक छोटी साइकिल लगाई, तो हम उसी हीट को रीयूज़ करते हुए अगली साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट करो यार, इवेपोरेटर ने कहीं से हीट ले ली, इसने पूरी अपनी साइकिल कंप्लीट की, ये कंडेंसर से हीट निकली, उस हीट को हमने ज़ाया करने के बजाय एक और साइकिल लगा दी, वो हीट इवेपोरेटर में गई, वो सेम साइकिल चल रही है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि आपने दो सबसे पहले ये बनाने, एक बड़ा वाला डोम और एक उसके ऊपर मिलाना नहीं है, ज्वाइन नहीं करना है, वरना मास आपको वो जो पता चलेगा मास जा रहा है, मास नहीं, ज्वाइन नहीं करना, थोड़ा सा दूर रखोगे। ये दो साइकिल्स बना ली, कॉन्सेप्ट ये लगाओगे यहाँ से क्यू, या ये आपका लो है, लोअर प्रेशर है, ये कंडेंसर आपका जो है ना ये हायर प्रेशर है। इसी तरह इस साइकिल के लिए ये आपका लोअर प्रेशर है, इस साइकिल के लिए ये आपका हायर प्रेशर पर टेम्परेचर है, और ये आपने याद रखना है क्यू ऑफ कंडेंसर ऑफ वन साइकिल बराबर है क्यू ऑफ एवेपोरेटर ऑफ सेकंड साइकिल। ये कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि जो हीट यहाँ से निकल रही है वो यहाँ जा रही है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं हम इसको। कंसिडर अ टू स्टेज कैस्केड रेफ्रिजरेशन साइकिल। जब आ गया तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल कैस्केड रेफ्रिजरेशन का दिया हुआ है। ऑपरेटिंग बिटवीन द प्रेशर लिमिट्स ऑफ 0.8 एंड 0.14। सही है, इसमें से याद रखना 0.14 छोटा होता है, 0.8 बड़ा होता है, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि अगर दो डिजिट है तो यहाँ पर 0 लगाओगे तो 80 बड़ा होता है 0.14 से। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बड़ा वाला प्रेशर होता है, ये एक प्रेशर है, ये दूसरा प्रेशर है, जो भी प्रेशर बड़ा होगा वो हमारा कंडेंसर प्रेशर होता है, क्योंकि कंडेंसर हाई प्रेशर पे काम करता है, इवेपोरेटर लो पे काम करता है। तो ऑटोमेटिकली आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। Each stage operate on an ideal vapor compression refrigeration cycle as working fluid. Heat rejection from the lower cycle to the upper cycle take place in adiabatic counterflow heat exchanger. Adiabatic का मतलब क्या है? Adiabatic का मतलब होता था आई गेस मास, जिसमें मास चेंज नहीं होता, या शायद प्रेशर सेम रहता है, देख लेना एक बार। वेयर बोथ एटर एट 0.4 मेगापास्कल। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या पता चल गया, जो हीट एक्सचेंजर है उसका आपको प्रेशर पता चल गया कि 0.4 मेगापास्कल है। अब आपने एक चीज़ गौर से देखनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप क्या गौर से देखोगे सॉरी मैं भी उठा हूँ यार। तो 0.14 आपका लो प्रेशर होना चाहिए। इस साइकिल के अंदर सबसे ज़्यादा लो प्रेशर किस चीज़ का है? सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होना चाहिए ज़ाहिर है इस वाले इवेपोरेटर का, ये सबसे ज़्यादा लो है,
ये थोड़ा सा हाई है, ये सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए क्योंकि टॉप पर है। अगर पी एच इसकी बनेगी, यहाँ पर पी आएगा, यहाँ पर एच आएगा, थोड़ा सा चेंज होगा तो ज़ाहिर है सबसे हाई प्रेशर ऐसे पता चल जाएगा। तो सबसे लो प्रेशर आपका 0.14 है, इसका मतलब इवेपोरेटर का प्रेशर 0.14 है। जो सबसे टॉप पर कंडेंसर है, ये वाला कंडेंसर है, इसका प्रेशर 0.8 है। और जो बीच में कंडेंसर इवेपोरेटर है, दोनों का प्रेशर सेम रहेगा। इन दोनों का जो प्रेशर है वो क्या है, 0.4 है। सही है, तो आपको दिखने में पता चल गया। अगर मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज 0.05 थ्रू द अपर साइकिल, अपर साइकिल का जो एम डॉट है वो आपको दे दिया। अब हमने निकालना है मास फ्लो रेट ऑफ इनर साइकिल, जो छोटी वाली नीचे साइकिल उसका मास फ्लो रेट निकालना है अपने। और हीट रिमूवल रेट, ज़ाहिर है ये वाली हीट निकालनी है आपने जो इससे यहाँ तक जा रही है, निकाल लेंगे आराम से, कोई मसला नहीं है। और आपने निकालनी है द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये इसका एक फार्मूला होता है। तो अब्दुल राफे भाई का यहाँ पर सवाल है, इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। ये रहा, सेम डायग्राम बना दी, नंबरिंग दे दी, कुछ भी नंबरिंग दे दो आपकी मर्जी है। नंबरिंग की रट्टा नहीं मारना कि यार 7 पे ये होता है, 6 पे होता है, यहाँ ये होता है। आंखें बंद करके आपने अपनी बेसिक कुछ चीज़ें देखनी है कि आपको पता है कि कंडेंसर का प्रेशर सेम होता है तो P7 बराबर हो गया P6 के। आपको पता है इवेपोरेटर का प्रेशर सेम होता है इनलेट और आउटलेट का, P4 बराबर हो गया P5 के। आपको पता है कि थ्रॉटल में इंट्रोपी एंथैल्पी सेम रहती है, H3 बराबर हो गई H4 के। आपको पता है कि H7 बराबर हो गई H8 के। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमारी पता चलेगी यहाँ से। और क्योंकि हमें पता है कि इवेपोरेटर का प्रेशर सेम रहता है तो ये वाला भी सेम होगा प्रेशर। P8 बराबर हो गया P5 के, और P3 बराबर हो गया P2 के, क्योंकि कंडेंसर का सेम रहता है। और क्योंकि सारे हमारे 0.4 है तो ये सारे चारों बराबर हो गए 0.4 0.4 0.4। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आंखें बंद करके हमें जो जो पहले तो गिवन है हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये स्टेट्स आ गई, सारी स्टेट्स है। हमने क्या लिखा, P4 P5 हमें पता है, P4 की जगह ये डाला P5 है, ये P5 नहीं है, सॉरी ये क्या है P5, तो ये रहा आपके पास, दिस इज़ 1, सॉरी 1 है। तो ये देखो 1 में आपने डाला इवेपोरेटर का, ठीक है, 4 में आपने डाल दिया अपना इवेपोरेटर का, और 8 3 2 5 में समय 0.4 आएगा। 8 5 3 2 समय 0.4 आ गया क्योंकि सवाल में गिवन था। और हाई प्रेशर में P7 बराबर है P6 के, जो कि 0.8 है। परफेक्ट है, समझ आ गया। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह ही सॉल्व करना है। पहले प्रेशर लिखना है यहाँ पर एंथैल्पी और यहाँ पर एंट्रोपी। सारे सवालों में आपको सिर्फ ये चाहिए होगी। अब जो भी पॉइंट्स आपका डोम पे टच करते हैं, सबसे पहले आपने PS और TS डायग्राम और PH डायग्राम बना लेनी है। TS डायग्राम सेम बनेगी, सही है, जैसे अभी हमने देखी है, बस यहाँ पर ये एरो बना देना लाजमी अपने, कि यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से वर्क इन हो रहा है, यहाँ से वर्क इन होता है। ठीक है, इसी तरह PH डायग्राम पे देख लो, PH डायग्राम देख लो इस तरह से। इनकी ना यार आपने काम ये करना, जितनी भी साइकिल है ना इनकी TS डायग्राम और PS डायग्राम स्कीमेटिक, इन सबको रट्टा मार लेना, तकरीबन सेम होती है। आपको पता है कि जो आपका इवेपोरेटर वो ऐसे काम करता है PH डायग्राम में, ठीक है, कंप्रेसर ऐसे ऐसे जाता है, कंडेंसर ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता है, और थ्रॉटल वाल्व वैसे जाता है दोनों का। ठीक है, और इन दोनों को आपने ज्वाइन क्यों किया है, इन दोनों को ज्वाइन क्यों किया है, क्योंकि प्रेशर सेम है दोनों का। तो प्रेशर टेबल में इसको भले आप ज्वाइन कर दो, कोई इशू नहीं है, बस ये आपने ख्याल रखना है मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ भी आप भले ज्वाइन कर सकते हो थोड़ा बहुत इस वाली डायग्राम में TS में, लेकिन क्योंकि अगर ज्वाइन कर दिया ना तो इसमें मास ट्रांसफ़र का थोड़ा बहुत शक हो जाता है, तो थोड़ा सा हम गैप रखते हैं यहाँ पर। सही है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाओ, आपका PH डायग्राम। अब मैंने पिछले सवाल में बताया था कि कैसे देखते हैं, अभी मैं बता देता हूँ कैसे देखते हैं। देखो आपने चीज़ों को कैसे निकालना है। आपका जो पॉइंट 1 है, सही है, स्टेट 1, वो कहाँ पर लाई कर रही है, सैचुरेटेड वेपर पे, एट द प्रेशर ऑफ 0.14। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है, प्रेशर देखना है 0.14, ये 0.1 है, ये 0.2 है, यहाँ पर 0.14 होगा, सही है। यहाँ पे जाना है स्ट्रेट लाइन और टच करना है सैचुरेटेड वेपर पे, जैसे कि आपके बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पर हो रहा है, सही है। इस प्रेशर पे ये टच हो रहा है, या ऐसे ही है, या यहाँ से प्रेशर अगर आप लेके आओ यूँ टच हो रहा है इस लाइन पे, तो जैसे ही टच होगा यहाँ पर नीचे एंथैल्पी होती है, वो आपको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एंथैल्पी को एक्यूरेटली लाने के लिए यहाँ पे लाइन गिराते हैं, जो एंथैल्पी आती है उसको नोट कर लेते हैं। 380 के करीब आ रही है, 387 हो गई, ठीक है। और इसी तरह आपकी जितनी भी चीज़ें, जैसे कि मुझे पता है प्रेशर्स मुझे कहाँ के पता है, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें फॉर्मूले लगा सकता हूँ। जैसे कि मैं देखता हूँ, मुझे पॉइंट नंबर 5
मैं निकाल सकता हूँ, पॉइंट नंबर 3 निकाल सकता हूँ, पॉइंट नंबर 7 निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो भी मेरे लाइन पे टच हो रहा है ना पॉइंट, वो मैं टेबल से आराम से निकाल सकता हूँ सबसे पहले। तो पॉइंट 5, 7 एंड 3, तो पॉइंट 5 पे, 7 पे एंड 3 पे तो आ जाता हूँ यहाँ पे। तो 0.4 मेरा प्रेशर है यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट नंबर 3, यहाँ पर मुझे मिलेगा पॉइंट नंबर 5। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये मैं ऐसे निकाल रहा हूँ क्योंकि ये देखो मेरे जो पीएच डायग्राम है, यहाँ पर मेरा पॉइंट नंबर 5 इस पॉइंट पर टच कर रहा है, मेरा पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर टच कर रहा है। तो एज इट इज़ यहाँ पर एंथैल्पी नीचे है ना, ये देखो एच है, तो मुझे ऐसे मिलती है ये। सही है, दिस इज़ द बेस, बहुत आसान आसान तरीका है। यहाँ पर डोम पे टच कर करके निकलता है, आप ग्राफ को एज इट इज़ देख के कर लेते हो। तो यहाँ से मेरा पॉइंट 3 आ जाएगा, यहाँ से मेरा पॉइंट 5 आ जाएगा। इसकी मैं अगर मैं एंथैल्पी निकालूँ तो नियरली 220, इसकी निकालूँ तो 400 आ रही है। 5 की जो है नियरली 400 आ रही है और 3 की 212 आ रही है। और इसी तरह आप कॉरस्पॉन्डिंग ना वो भी निकाल सकते हो। जैसे अभी हमने पॉइंट 1 पे क्या निकाला, 387 निकाली थी ना, आपने यहाँ पे एस की वैल्यू भी निकालनी है। एस की वैल्यू कैसे निकालते हो, आपने गौर से देखिए एस की वैल्यू है किधर, ये देखो, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एस, दिस इज 2.4, दिस इज 2.3, दिस इज 2.2। तो इस पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग एस की वैल्यूज निकलती हैं। जैसे फर्स्ट करो, मैं अगर मैं पहली स्टेट पे निकालता हूँ, यहाँ पर मुझे यहाँ पर एस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, एस की वैल्यू क्या क्या रिलेशन है, एस की वैल्यू जा रही है यहाँ पर 2, यहाँ पर 1.0 है, यहाँ पर 1.8 है, यहाँ पर 1.7 है। तो 1.7 और 1.8 के बीच में मेरा एस लाया करता है यहाँ पर। तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ अगर, तो मुझे पता चलता है 1.75 है मेरी एस की वैल्यू। तो स्टेट 1 में मैंने 1.75 लिख दो। सही है, और मुझे पता है यहाँ पर टी एस डायग्राम के थ्रू कि मेरा S1 बराबर है S2 के और मेरा S5 बराबर है S6 के। तो मैंने S1 जो मैंने निकाला था उसको S2 के बराबर कर दिया, और अभी मैं S5 निकालने लगा हूँ, उसको मैं S4 के बराबर रख दूंगा। इसी तरह मेरा जो S5 है वो 0.5 0.4 प्रेशर पे ये वाला पॉइंट है। तो 0.4 प्रेशर पे ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर S की वैल्यू क्या है, ये अगर 1.70 है, 1.80 है, सही है, और ये 1.80 की लाइन है, 1.70, 70 के बहुत करीब है। तो मैं बोलूँगा ये 1.75 नहीं, मैं बोलूँगा 1.71 है ये। तो मैंने इसको बोला 1.72 कर दिया आपने। ठीक है, तो अगर 7 के बाद 2 इतना फ़र्क आ रहा है तो इतना इशू नहीं है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा यार ये ग्राफ ही यूज़ करो। ठीक है, भले एक्यूरेट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके आंसर करीब करीब आता है। तो यहाँ पर आपने S5 S6 को बराबर कर दिया। सही है, अब आपने क्या क्या चीज़ें निकाली, अब आपकी ये वाली एंथैल्पीज रह गई हैं 6, 7, 8। मैंने अभी तक क्या निकाली, 7 की एंथैल्पी, 7 की एंथैल्पी मैंने नहीं निकाली अभी तक, सॉरी। 7 की एंथैल्पी मैं निकाल लेता हूँ। मैंने 3 की निकाली है, 7 की क्यों नहीं निकाली मैंने, अच्छा भूल गया हूँ। 7 का 0.8 प्रेशर पर है, 7 की एंथैल्पी 0.8 प्रेशर पर है। तो मैं 0.8 प्रेशर पर जाऊंगा स्ट्रेट लाइन टिल दिस, क्योंकि मैंने 7 पॉइंट यहाँ पर लाया करता है। एंड देन मैं इसको नीचे जब गिराता हूँ तो इट इज़ नियरली अराउंड 240। तो मैं यहाँ पर 240 लिख दूंगा 7 में। ठीक है, बेसिक मेरे पास आ गई। अब मैं कैसे सॉल्व करूँगा, अब मैं यहाँ पर नॉर्मल रिलेशन निकाल के सॉल्व कर लूँगा। ओके, नाउ अब कुछ हमारे पास क्लूज ये आते हैं कि क्योंकि हमें पता है कि S1 बराबर है S2 के, तो आपको टू स्टेट पर एक तो आपको ये पता चल गया और एक आपको प्रेशर पता है। तो आप इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग पे जाओगे। सही है, 0.4 और ये वाला S। तो आपने क्या करना है, आप जिन जिन स्टेट का अगर आपको ये मोलियर चार्ट की तरह है, अगर आपको दो चीज़ें भी पता चल जाती है ना, तो आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मुझे S की वैल्यू मुझे पता है क्या है, 1.739। मैं 1.5 के करीब 1.75 ले लेता हूँ। तो 1.75 की अगर कॉरस्पॉन्डिंग लाइन बनाऊँ मैं, यूँ जा रही होगी। ठीक है, ये 1.75 की लाइन जा रही है और मेरा प्रेशर है 0.4 पॉइंट स्टेट 2 के लिए। सही है, अच्छा यहाँ हमें क्योंकि दो चीज़ें नहीं पता था, हमने डायरेक्ट डोम से निकाली है। जो डोम से नहीं निकल सकती उनके अलग मेथड है। अलग मेथड क्या है, एक मेथड तो ये है कि अगर आपके पास एक एस की वैल्यू है और एक प्रेशर है, तो आप उन दोनों को ज्वाइन करके एंथैल्पी निकाल सकते हो। तो ये मैंने लाइन बना दी 1.75 की, और ये मेरा प्रेशर है, मैंने 7.5 ही ले लेता हूँ यार मैं इसको आसानी के लिए। ठीक है, और मेरा प्रेशर है 0.4। तो मैं यहाँ पर 0.4 पर जाऊँगा
और मैं इस लाइन पे टच करूँगा यूँ, और इसको मैं नीचे गिरा दूँगा। 400 समथिंग है, 410 लग रही है। 410 मैंने क्यों ली, देखो ये एस की लाइन जा रही है, यहाँ पर मेरा एस क्या है 1.75 जो हमने लिखा हुआ है, और प्रेशर क्या है 0.4, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एच की वैल्यू तकरीबन 410 आ रही है। परफेक्ट है। यही मेथड आप करोगे 0.6 के लिए, 1.72 एंड 0.8, तो 1.75 की लाइन ये है तो 72 इसके करीब होगी, क्योंकि ये 7 है, और प्रेशर मेरा 0.8 है, तकरीबन यहाँ पर लाया करेगा मेरा पॉइंट। अगर ये दोनों मीट करते हैं आगे, तो यहाँ पर मेरा प्रेशर यहाँ पर आके गिरेगा तकरीबन 425। यार टाइट नहीं है यार ये कितना, सिर्फ आपके पास 0.4 और 0.8 रह गया। अब आपके पास काफ़ी आसान चीज़ बचती है, क्या चीज़ बचती है, देखो हमने क्या बोला था, H7 H8 के बराबर है। थ्रॉटल होने के बाद आपका एंथैल्पी सेम रहती है, H7 H8 के बराबर है, क्योंकि हमें यहाँ भी पीएच डायग्राम में देखो ना H7 H8 के बराबर है, H3 H4 के बराबर है, तो यहाँ पर जो भी हमने निकाली है उनको बराबर बराबर रख दो। ये रहा H7 H8 के बराबर, H3 H4 के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए, सारी हर चीज़ आगे। अब सबसे आसान चीज़ है, सबसे पहले हम निकालेंगे, यहाँ पर मुझे रिलेशन बताओ। देखो मैं ये नहीं कह रहा, इसमें यही होता है भाई, जितनी एनर्जी कंडेंसर से निकल रही है उतनी एनर्जी इवेपोरेटर में जा रही है, तो मैं बोलूँगा ई इन इज इक्वल टू ई आउट। सही है, मैं तो ये बोलूँगा, और एनर्जी बराबर होती है एम इंटू डेल्टा एच के, एम इंटू एच टू माइनस एच वन, या एम इंटू एच बड़ा वाला एच माइनस छोटा वाला एच। माउस को क्या हो गया मेरे, तो ये रहा एम ऑफ लोअर साइकिल मल्टीप्लाई बाय जो छोटी वाली साइकिल है उसका ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, ये नीचे वाली साइकिल को कह रहे हैं। खैर कुछ भी आप लिख लो, एम एल से इन लोगों ने इसको एल बोल दिया, लो वाली साइकिल या हाई वाली साइकिल बोल दी, ठीक है। एम एल की बात करें तो इसका जो हाई टेम्परेचर है वो होगा, सॉरी इसका हाई टेम्परेचर कंडेंसर का यहाँ ज़्यादा होता है, कंडेंसर का यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है, यहाँ कम होता है, क्योंकि हीट निकल जाएगी ना इसमें से, तो H2 माइनस H3 होगा। सही है, तो ml इंटू H2 माइनस H3, और इसी तरह इस साइकिल का जो मास है उसको mH बोले, mH इंटू H5 माइनस H8, क्योंकि H5 ज़्यादा होगा। ये आपको लग गया, हर चीज़ पता है यहाँ से। H की वैल्यू आपको गिवन थी सवाल में 0.05 ml आ गया आपके पास। सही है, इसका मास आ गया आपको, तो ये टाइट चीज़ नहीं है। इसी तरह अगर आपने QL निकालना है, सही है, लोअर इसका, तो QL आपके पास ये QL यहाँ पर आ रहा था, तो m इंटू एच वन माइनस एच फोर, बेसिक लगाया बिल्कुल, m डेल्टा h, यहाँ से आपके पास QL की वैल्यू आ गई। इसी तरह जब QH निकालना है तो QH आपके पास कहाँ पर है, QH कहते हैं इसको हाई वाला Q, तो यहाँ पर H6 माइनस H7 कर दोगे, MH H6 माइनस H7 तो ये देखो हाई प्रेशर पे जो हाई वाला आपकी साइकिल है उसकी Q ये रहा। ओके, और अब आपको W निकालना है। वर्क कहाँ होता है, वर्क यहाँ पर होता है एंड यहाँ पर होता है। सो वर्क के लिए भी सेम एनर्जी, दो वर्क है यहाँ पर, तो दो वर्क को प्लस करोगे, एक वर्क आपके पास ये रहा, एक वर्क आपके पास ये रहा, एक में आपके पास नीचे वाली साइकिल है, एक में ऊपर वाली साइड है, एक में मास H है, एक में मास L है, H2 माइनस H1, H6 माइनस H5। बेसिक आपने लगाया, दो वर्क आएंगे, दोनों को प्लस कर दो टोटल वर्क को। एंड COP बहुत आसान है, COP निकालना कैसे होता है, QL मतलब Q ऑफ लो, जो आपके पास हीट इनपुट आ रही है मेन, उसको डिवाइड कर दो W इन से। इस पूरे सवाल में अगर आपसे हीट इनपुट मांगे कि यार इस पूरी साइकिल के अंदर हीट इनपुट सिर्फ एक है, आप तो बोलोगे यार दो है, एक तो यहाँ पर भी हीट इनपुट हो रहा है, एक यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा, पूरी साइकिल में सिर्फ एक हीट इनपुट है, ठीक है। तो जो QN है COP में वो सिर्फ एक है, ये तो हम रीयूज़ कर रहे हैं, इस साइकिल में सर्कुलेट हो रहा है, हीट अंदर एक ही आ रही है ये हम इसको रीयूज़ कर रहे हैं, इसको नहीं कंसिडर करोगे। तो बहुत आसान सवाल था यार।